था, शिक्षको बोध चैव षडेते गुरवः स्मृतः, अर्थात प्रेरणा देने वाला, सूचना देने वाले, सच बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले, शिक्षा देने वाले और बोध करने वाले, ये सब गुरु समान होते हैं। और ये सभी खूबियां जिनमें हमने देखी है, वो है हमारे अगले व्याख्याता, इस व्याख्यानमाले के प्रमुख अतिथि गुरुवर्य श्री शिव प्रसाद वर्मा सर जी। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, ट्रेडिंग, कोर्स मटेरियल प्रिपरेशन में पिछले 30 सालों से कार्यरत है। ये प्रधानमंत्री पुरस्कार के धनी महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और जिनके नाम पर 10 से भी ज्यादा किताबें पब्लिश हुई हैं। पूरी भारतवर्ष और विदेशों में अपना संशोधन पत्र प्रस्तुत किया है गुरुवर्य वर्मा जी ने। ऐसे महान स्थापत्यवेदी आज हमें प्रमुख अतिथि के स्वरूप में मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। दोस्तों देखो, मुझे लगता है जो लम्हे हाथ से फिसल जाए ना, वो दोबारा नहीं आते। चलो आओ डूब जाते हैं इस ज्ञान के सागर में, क्योंकि ये रोज सुहाने दिन नहीं आते। बड़े आदर से मैं गुरुवर्य श्री शिव प्रसाद वर्मा जी को जूम मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गुरुवर्य श्री शिव प्रसाद वर्मा जी, इंदौर से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु सर, आपकी आवाज म्यूट हो गई। जय गुरुदेव। हाँ जी, अब आई हो? हाँ सर, आ रही है। साफ है आवाज? आ रही हाँ, है, साफ है, साफ है, साफ है। आप नहीं दिख रहे वीडियो, हैं। हाँ वीडियो नहीं दिख रहा है। कैमरा म्यूट हुआ है। हाँ देखता हूँ कहाँ है। एक हाँ आ गया है, लेकिन उपनिषद दिख रहा है। नहीं, शायद आप ग्रंथों के ऊपर कैमरा है, थोड़ा सा कैमरा हिलाना पड़ेगा, आप उसके पीछे है शायद। एक अब आया? नहीं सर, नहीं, फ्रंट कैमरा है। उपनिषद हाँ, आ गया, आ गया। हाँ। जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ कर। आवाज है बराबर? बराबर, ठीक है। आप सभी को नमस्कार। स्वर्गीय पाठक जी को सादर आदरांजलि, श्रद्धांजलि। पाठक जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय सन 2000 में विश्वविद्यालय के एक प्रोग्राम में हुआ था। तब से लगातार आपका इसमें सहयोग हर प्रकार से प्राप्त होता रहा। कई बार पुणे भी जाना हुआ। मैं हृदय से आपको आदरांजलि अर्पित करता हूँ। उमरीकर जी का सहयोग हमेशा प्राप्त हुआ और होता रहता है। मगरीवार सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तथा सभी जिज्ञासु पाठक वर्ग सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। विषय दिया है वास्तुशास्त्र का प्रायोगिक पक्ष, या आज के कॉन्टेक्स्ट में उसका प्रैक्टिकल अप्रोच। उस पर कुछ अपने विचार साझा करूंगा। और वीडियो तो बहुत सारे अपने YouTube पर अपलोड हैं, तो इसलिए उसको एक लेसन के रूप में न लेते हुए एक सामान्य चर्चा के रूप में या विचार विमर्श के रूप में अपना विषय प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सामान्य जन की भाषा में यदि कहें, इसको थोड़ा 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक सामान्य जन है, एक जिज्ञासु है, एक पाठक वर्ग है और एक कंसल्टेंट। प्रैक्टिकल अप्रोच की बात चल रही है। विषय वही है। सारे टॉपिक 2-2, 4-4 मिनट में उनको स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। सामान्य जन की भाषा में कहें वास्तु यानी क्या, तो सुविधा यानी वास्तु। जो चीज असुविधाजनक है वो मेरे दृष्टिकोण में वास्तु नहीं है। जैसे
यदि हम प्लानिंग की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें, और मान लो नॉर्थ फेसिंग घर है, तब तो हम कह सकते हैं कि जो ड्राइंग रूम है वो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है, लेकिन साउथ फेसिंग घर में ये सुविधाजनक नहीं है। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो अभी मैंने अपनी सुविधा को ध्यान रखा है, तो एक पोर्शन थोड़ा लाइट कम है, अभी मैंने आंखों में लाइट चुभेगा इसलिए उधर से नहीं चालू किया, पीछे का लाइट चालू नहीं किया, और माइक भी अपने पास में ही रखा, यानी सुविधा यानी वास्तु। उसके बाद पंच ज्ञानेंद्रियों से देखा, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, तो उसी के अनुकूल हो, बहुत ज्यादा शोरगुल ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आकार ठीक हो, तो उसको वास्तु का पंच ज्ञानेंद्रिय और वास्तु। पाठक वर्ग के लिए सार रूप में थोड़ा सा प्रस्तुत करेंगे, जिज्ञासु जन और कंसल्टेंट। तो उसमें शास्त्रीय आधार पर जितने भी अपने वास्तु कंसल्टेंट हैं जो इसका प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, और मान लो ये अपने अर्थोपार्जन के लिए भी अपन ने इसको चूज कर रखा है, तो अपने को कम से कम एक शास्त्र ग्रंथ अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अध्ययन का मतलब है शुरू से लेके आखिर, और अपने नोट्स अवश्य बनाना चाहिए, और धीरे 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 मनन चिंतन भी करना चाहिए, क्योंकि वास्तु को जब अपन देखते हैं तो वो छोटा सा विषय नहीं। वास्तु की परिभाषा भी जब शास्त्रीय आधार पर की गई, तो उसमें से एक परिभाषा में बताया कि भूमि, भवन, यान और शयन। भूमि यानी जमीन, सॉइल, उसको भी अलग अलग उसके भेद हैं, 16 प्रकार की भूमियां बताई, कैसी भूमि पर कैसा व्यक्ति निवास करेगा, भूमि के आकार बताए, रंग बताया, गंध बताया, स्वाद बताया। उनके रहस्य के वीडियो सब यूट्यूब पर अपने उपलब्ध हैं। मनन चिंतन के साथ में उनको भी देखेंगे कि भूमि के रंग के माध्यम से रंग के गुण हैं, आकार के माध्यम से आकार के गुण हैं, चाहे भूमि का हो, चाहे भवन का हो, चाहे नगर का हो, चाहे कमरे का हो, वो उसकी शेप्स की प्रॉपर्टी। उसके बाद भूमि के संबंध में शैली का वर्णन है, उसका ज्ञान होना चाहिए। भूमि चयन की विधियां हैं। जब अपन आधुनिक टर्मिनोलॉजी में, उसको साइंटिफिक भी आप कह सकते हो, वैज्ञानिक कह सकते हो, अपन विषय को एक्सप्लेन करते हैं, तो जो युवा वर्ग है या नया वर्ग है या आने वाली जो पीढ़ियां, जो अभी पीढ़ी चल रही है, उसको अपन अपनी बात अच्छे से कह पाते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, जैसे भूमि परीक्षण, तो 7 प्रकार की परीक्षण का वर्णन विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ के पहले अध्याय में बताया। उसमें बताया है कि वो मिट्टी निकालो, उसको रिफिल करो। अपन उसमें ये टर्म जोड़ सकते हैं, डेंसिटी टेस्ट, ऐसे ही मॉइस्चर टेस्ट, ऐसे ही फर्टिलिटी टेस्ट, ऐसे ही रेडिएशन टेस्ट, ऐसे ही एयर फ्लो टेस्ट। तो जब अपन उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कह लो, साइंटिफिक कह लो, उस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, तो बहुत सारा अपना श्रम कन्विंस करने से रिलेटेड वो अपना सेव हो जाता है। फिर भूमि को किस प्रकार आवेशित करना, इसकी विधियों का वर्णन है, भूमि के आकार का वर्णन है, उपयोग का है, नगर है इत्यादि। भवन के संबंध में शास्त्र में बताया कि घर के लिए वास्तु स्थायी और अस्थायी भवन की बात कर रहे हैं। घर का वास्तु है, महल का है, नगर नियोजन है, टाउन प्लानिंग है, मंदिर है, टेम्पल्स है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। अभी जो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं इस समय टाउन प्लानिंग से रिलेटेड, तो वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में बहुत विस्तार से वैदिक टाउन कैसे बनाना, वैदिक टाउनशिप कैसे बनाना, रोड का नेटवर्क कैसे हो, ओपनिंग कहाँ कहाँ हो, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में किसको बसाना चाहिए, उसका विस्तार से वर्णन अपने यहाँ शास्त्र में किया गया। रेफरेंस यदि कहें तो मानसर का अध्याय 9 और 10, मयमत का अध्याय 9 और 10, सम्रांगण सूत्रधार, ये प्रमुख ग्रंथ के नाम। विश्वकर्मा प्रकाश, मानसर, मयमत, सम्रांगण सूत्रधार, मनुष्यालय चंद्रिका, राजवल्लभ, ये ग्रंथ कम से कम कोई भी एक ग्रंथ अपन कंसल्टेंट्स को बहुत अच्छे से देखना, सुनना, पढ़ना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए, उसके अपने नोट्स बनाना चाहिए। इसके अलावा जब अपन
वास्तु कितना बड़ा, जब हम 100% वास्तु की बात करते हैं तो अपनी जो स्लाइड है अभी एक, जिसको मैं देख के बता रहा हूँ, उसमें वास्तु का स्कोप बताया कि वास्तु कितनी व्यापक या कितनी बड़ी। तो यहाँ अभी अपन ने देखा भूमि देखा, भवन देखा, यान, यान मतलब व्हीकल, और शयन यानी फर्नीचर आदि वगैरह सब आ गए, मटेरियल आ गए, उनकी क्वालिटीज आ गई। इसके अलावा वास्तु में क्या बताया, तो वास्तु में आकार का वर्णन है कि आकार के माध्यम से जितनी ये आकार होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे सम्रांगण सूत्रधार जो ग्रंथ है उसमें मातृका संस्थान अध्याय है और करीब करीब 40 आकार का उसमें वर्णन किया गया है। अभी सुबह जब आपका प्रोग्राम, अभी दोपहर में जब प्रोग्राम अपना शुरू हुआ उससे पहले डिस्कशन चल रहा था कि कैसे आधुनिक समय में अपने विषय का स्थापित किया जाए, प्रतिपादित किया जाए। वो विषय वैसे बाद में लेने वाला था, अभी उसको ले लेते हैं कि ये जो विद्या है ये सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है, यानी इसको समय नहीं खा सकता। अभी इस कोरोना काल में अपन सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अपने भारतीय जो आयुर्वेद है उसकी जो प्रतिष्ठा कह लो पहले से भी थी, पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से वो पूरे विश्व के सामने, योग की प्रतिष्ठा भी पूरे विश्व के सामने इस समय उपस्थित हो गई है, हो रही है। ठीक इसी प्रकार अपनी जो ये विद्या है, वास्तु विद्या कह लो, स्थापत्य वेद कह लो, ये भी सार्वदेशिक, सभी देशों में अप्लाई है, सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। यानी ये एक ऐसी विद्या है कि इसको समय नहीं खा सकता। वास्तु के वही सिद्धांत सब जगह एप्लीकेबल होते हैं। अभी तक क्या था, जैसे कल जुगनू जी का भी उद्बोधन था, बहुत ही बढ़िया था। अभी निशान जी का भी सुना अपन ने। और जुगनू जी ने क्या किया, जुगनू जी ने वास्तु के जो ग्रंथ लुप्त प्राय, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पहले क्या थी, जब हम भी इस फील्ड में आए तो जो कोर्स में, जैसे हमारे कोर्स में बुक थी मानसार थी, मेहमत थी, तो ये उपलब्ध उस समय हिंदी में नहीं थी। तो कुछ भी स्टडी करना हो तो या तो संस्कृत भाषा का मुंह देखो या अंग्रेजी भाषा को देखो। तो आज के समय में ये बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ये ग्रंथ अब उपलब्ध है। और आनंद का विषय ये है कि टेक्निकल पर्सन्स की उस पर कॉमेंट्री भी उपलब्ध। सम्रांगण सूत्रधार एक ग्रंथ है, उस पे वर्षों पहले महाराष्ट्र में ही, आपके पुणे में ही डॉक्टर पी आप्टे, उन्होंने उस पर काम किया। थोड़ा अपन सबका दुर्भाग्य है कि वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, जबकि वो ग्रंथ लगभग 2008 के पहले से तैयार है। यदि उस दिशा में भी सब मिलकर प्रयास करें तो वहां रखा है दिल्ली में कहीं से ग्रांट, डॉक्टर पी आप्टे और सीवी कांड साहब, उन्होंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करा, बहुत अच्छी कमेंट्री लिखी, लेकिन अभी वो अपन सबके पास उपलब्ध नहीं है। जुगनू जी का आ गया हिंदी में, लेकिन जो कांड साहब की भी उस पर, जो चूंकि वो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर वगैरह काफी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, आपके साहब संस्कृत के बहुत बड़े प्रोफेसर विद्वान हैं, पुणे में ही रहते हैं, तो उनका भी ग्रंथ अपने सामने उपलब्ध हो तो इस विषय में और ज्यादा अच्छे से प्रचार प्रसार हो। अभी तो मैं आज थोड़ी अपनी कुछ बातें ही रखूंगा। महाराष्ट्र में ग्रंथ से अध्ययन अध्यापन की जो परंपरा है, और जब तो आप मिलकर उसको, नरेंद्र जी और सब मिलके जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो सचमुच ही बहुत ही काबिल तारीफ है। पाठक जी ने भी बहुत बड़ा एक पाठक का वर्ग, जिज्ञासुओं का वर्ग तैयार किया, मूल ग्रंथों की तरफ सबका रुझान किया। मगेरवार सर का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। थोड़ा सा अपने को विषय को जो अपन प्रोपोगेट करते हैं, बताते हैं, उसी में इस तरीके से अपने को आगे चलते रहना, मूल ग्रंथों को आधार बना। अब आज जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपन देखते हैं, दूसरी जगह जब देखते हैं और वास्तु के बारे में अपन सुनते हैं, समझते हैं, किसी ने कोई नक्शा दे दिया, प्लान दे दिया, प्रकाश जी आप सर इसका वास्तु देख लेना,
तो प्लानिंग जो है वो वास्तु के सभी ग्रंथों में लगभग 10%, इससे ज्यादा नहीं। जैसे थोड़ा सा उदाहरण ले लें, 10-15 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे, फिर कोई क्वेश्चन आंसर का यदि परमिशन होगी तो उसको देखेंगे। कि वास्तु की जब अपन चर्चा करते हैं तो जैसे विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ, उसके 13 से 74 श्लोक, उसमें हार्डली 10 से 15 श्लोका जो है वो प्लानिंग के, 10 से 15 जो श्लोक हैं वो प्लानिंग से रिलेटेड। दूसरे अध्याय का 95 to 100 और कुछ 8वें अध्याय में श्लोक, यानी 1% से ज्यादा प्लानिंग विश्वकर्म प्रकाश में नहीं। मानसा 5200 श्लोक का ग्रंथ, बहुत ज्यादा यदि प्लानिंग या प्लेसमेंट की बात करें अध्याय 36 और अध्याय 40 में, तो 500 से ज्यादा श्लोक नहीं मिलते, यानी हार्डली 10%। यही स्थिति महिमत की, यही स्थिति अन्य ग्रंथों की। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि प्लानिंग को यदि हम बहुत अधिक वेटेज भी दे दें तो 10 to 15%, 10 to 15%, बहुत बड़ा हो तो 20%, बाकी जो है 80-85% वो भी वास्तु है। हमारा ध्यान उस ओर भी जानना चाहिए। कल जुगनू जी की भी एक पीड़ा थी, उसी को थोड़ा सा यदि देखने का प्रयास करें कि आज का जो महाराष्ट्र के पाठक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत मूल ग्रंथों की तरफ बहुत अधिक रुझान है, लेकिन सामान्य रूप से जैसे अपन अध्यापन करते हैं, कराते हैं वर्षों से, उसमें ये देखते हैं कि व्यक्ति क्या चाहता है। व्यक्ति ये चाहता है, जो भी जिज्ञासु आया है, पढ़ने आया है पार्टिसिपेंट, वो चाहता है टिप्स। वो चाहता है कि आप मुझे कोई, क्या मैं लगा दूं, किस जगह क्या प्लेस कर दूं, क्या करेक्शन कर दूं, बस वो मुझे कुछ साधारण सी टिप्स आप दे दें तो काम हो गया। देखो ऐसा है, एक उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा इस विषय पर, कि जैसे सर दर्द, तो किसी ने कहा भाई क्या लो, तो किसी ने कहा पहले आती थी एनासिन है, एस्प्रो है, सेरेडॉन है, फिर टेबलेट्स आती थी पहले, अब डिस्पिन वगैरह शायद चलती होती, या दूसरी कोई हाथ पांव दुख रहे हैं तो उन्होंने कहा ये एनाल्जेसिक टेबलेट ले लो। इससे कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, इससे विषय का ज्ञान नहीं हो जाता। ये शॉर्टकट, ये लॉन्ग टर्म में अपने को कहीं पहुंचाएंगे इसकी संभावना कम है। इन शॉर्ट, जब भी वास्तु का अध्ययन करें, मूल ग्रंथ के आधारित करें, और सांगोपांग यानी उसके जितने भी डायमेंशन है, जितने भी एस्पेक्ट हैं, जो अभी अपन ने थोड़ा सा देखने की कोशिश की, उसमें आकार है, उसमें अनुपात है, उसमें पद विन्यास है, उसमें आयादी है, उसमें मुहूर्त है, उसमें शिलान्यास विधि है, उसमें प्लानिंग है, उसमें द्वार है, उसमें चुनाई की विधि है, उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स है, उनका डिस्क्रिप्शन, वो लकड़ी भी यदि बताई है तो किस क्वालिटी की लकड़ी क्या प्रभाव देती है, वो मेल है, वो फीमेल है, वो न्यूट्रल है, वो सागवान है, वो चंदन है, वो शीशम है। जिस पलंग पर व्यक्ति सोता है 8-10 घंटे, उसके पदार्थ का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, उस ओर ध्यान नहीं जाता है, उस ओर ध्यान नहीं जाता। आंतरिक सज्जा है, आंख से अपन लगभग 75% ज्ञान रिसीव करते हैं, तो जो भी आकार है, रंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, फोटोज हैं, पिक्चर्स हैं, उस सबका 75% असर होता है, उसकी चर्चा नहीं है। कोई दीवार में क्रैक है, कोई प्लास्टर उसका उखड़ा हुआ है, कोई बदबू है, अब यदि कहीं कोई बैड स्मेल है, बदबू है, दुर्गंध है, तो वो दुर्गंध कुछ लगाने से, कोई मटेरियल लगाने से, कोई प्रेस करने से वो दुर्गंध नहीं जाएगी, वो तो हटाना पड़ेगा। और ये जो अपना मस्तिष्क है, ब्रेन है, सेंटर है, इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग है, जो उसको एक्टिवेट करता है, चाहे देवता नाम दे दो आप, वो है गंध। वास्तुशास्त्र के ग्रंथ में 1,74,720 प्रकार की गंध का वर्णन है कि कौन सा सेंटर को एक्टिवेट करना है, तो कैसी गंध का प्रयोग करना है। आज के उद्बोधन में अपन ने निशान जी से बहुत कुछ जो उपाय है वो सीखे, उसमें जो गंध का भी वर्णन है, जल का है, पुष्प का है, धूप का है, दीप का है, बहुत सारा, बलि पंचशीर्ष है, मेटल्स हैं, बहुत सारा वर्णन सीखा। वास्तव में यही सब बताया, यही डिस्क्राइब किया है। इन सबको डिटेल में देखा, समझा जाना। वास्तु में थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं पुराना,
कि वास्तुशास्त्र के जो अपन प्रायोगिक पक्ष की बात करते हैं तो पूरा का पूरा एप्लीकेबल। ये जो है प्रायोगिक विद्या है, प्रयोग में आने वाली विद्या। जैसे रंग है, गंध है, स्वाद है, भोजन है, हवन है, बलि है, मटेरियल है, डोर का प्लेसमेंट करना है, तो ये सारा प्रैक्टिकल अप्रोच ही है। लगभग इतना ही मुझे अभी शॉर्ट में कहना सुनना है। अभी 5-10 मिनट और बोल के आपके जो विषय होंगे उसको देखने का, कोई क्वेश्चन होंगे तो उनको सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। फिर जिस विषय पे आप कोई क्वेश्चन रेज करना चाहेंगे उसको अपन देखेंगे, क्योंकि विषय बहुत व्यापक है। उसमें जैसे प्रायोगिक पक्ष की बात करें तो सारे कमरे हवादार होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। वास्तु के सभी ग्रंथों में वास्तु पद विन्यास का वर्णन है। अपने को इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए कि जब अपन कोई प्लान करते हैं तो क्या अपन पद विन्यास करते हैं, क्या अपन मर्म निकालते हैं। अपने यहाँ तो सबकी बात है, षड्मांति वगैरह अपन निकालते हैं, पर इन जनरल इनका ध्यान रखना चाहिए। मर्म स्थान पे शयन नहीं करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, मर्म स्थान पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, स्टेयर्स नहीं होना चाहिए, यही सावधानियां हैं। तो प्रायोगिक पक्ष में द्वार किस स्थान पे हो, हर कमरा वेल वेंटिलेटेड हो, सिरहाना सोते समय हेड पोजीशन साउथ हो या ईस्ट, यही कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं सब आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। मैंने सभी बिंदु रखे। अब यदि आयोजक वर्ग की अनुमति हो तो कुछ क्वेश्चन अपन ले सकते हैं। हाँ सर, ये सभी जय गुरुदेव। अगर क्वेश्चन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक एक ने अपना अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े से हायर लेवल की चाहिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन मत पूछो। है कुछ क्वेश्चन? हॅलो, हाँ। नमस्कार सर. सर खूप खूप धन्यवाद. सॉरी, मी हिंदीमध्ये बोलते. क्वेश्चन पूछो। हाँ और सर हाँ कुछ सर. हाँ सर, मुझे सिर्फ शिलान्यास विधि के बारे में थोड़ा जानना था कि शिलान्यास विधि कैसे की जाए और उसका फायदे क्या है. ठीक ठीक, और क्वेश्चन अगला। अगला कोई सवाल हो तो स्वागत है। जब तक किसी को लेते हैं तब तक कोई दूसरा क्वेश्चन आता है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस सर जी। देखो, शिलान्यास विधि यानी शिला का न्यास करना, शिला की स्थापना करना। सामान्य रूप से मानो अपन इन जनरल तो अपन एक शिला की बात कर सकते हैं, मुख्य शिला की बात कर सकते हैं। अब यहाँ मैं दो बातें अलग अलग बताऊंगा। एक ये कहूंगा कि देखो, जहां मुहूर्त के अनुसार आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य में शिला की स्थापना करना, जहां वो कर्म कांड करने वाला व्यक्ति इस बात को जानता हो, वहां उनसे कम्युनिकेट करके उसके मुहूर्त का निर्धारण करना, नंबर 1। अन्यथा सामान्य रूप से एक शिला की जो स्थापना करते हैं, प्रथम शिला की जो स्थापना करते हैं, वो अग्निकोण में करते हैं, सामान्य रूप से घरों के लिए। अन्य अवसरों पर ग्रंथों में 4 शिला 4 कोने पर हो सकती है। 8 शिला तक की स्थापना का वर्णन 4 मुख्य दिशा और 4 वी दिशा में उसमें अपने को मिलता है। पहले के समय में जब स्ट्रक्चर खड़ा करते थे तो पूरे भवन का भार, उसको पाया कह लो, उसको पाद, लेग कह लो, उसके थ्रू, अभी अपन कॉलम कह लो, उसके थ्रू जमीन पर ट्रांसफर होता था। तो वो जो पेड़ बनता था वो काफी चौड़ा बनाते थे। अभी भी जैसे डोबरे वगैरह खोदते हैं तो उसके नीचे जो बेस फुटिंग वगैरह करते हैं, फुटिंग ही बोलते हैं उसको, फुट बोलते हैं। तो वहां पर प्रथम जो डोबरा है, गड्ढा है, उसके नीचे शुभ चिन्ह बनाकर विशेष पदार्थों को, रत्न इत्यादि को रखकर भूमि के अंदर स्थापित किया जाता है, ताकि वहां की जो सारी ऊर्जा है
वो धीरे 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 पूरे बिल्डिंग में वो ट्रांसफर, उस कार्य को शुभ मुहूर्त में करते हैं। और पहले के समय में वो स्टोन का साइज लेके उसको सिलेक्ट करके उसकी स्थापना करते थे। अभी शुभ चिन्हों का प्रयोग अपन अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। जी, स्वागत। उसके नीचे कलश वगैरह लगाते हैं शिला के नीचे, उसके विधि विधान है। जी, ये विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अध्याय 4, 5, 6 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला सवाल ले सकते हैं। सर एक मेरा सवाल है। हाँ पूछो। सर मुझे कांकणी विचार के बारे में एक क्वेश्चन है आपसे। आंकड़ी विचार का अध्ययन मैंने नहीं किया। जी, ओके सर, ओके सर। जी, सर अगर आप शंकु के काकणी विचार जो है वो जिस शहर में आपको घर बनाना है, शहर का ग्राम राशि और नाम राशि, ऐसा ये विचार है। उसके कई सारे पद्धति, 7-8 पद्धति है। हमारे एक स्टूडेंट मंजूषा जगताप जी ने उसके ऊपर पीएचडी किया है। तो सभी अलग अलग ग्रंथों का जो फॉर्मूलाज है वो सब सॉल्व करके बताया हुआ है। तो नॉर्मली काकणी विचार जो है वो ग्राम राशि और नाम राशि से किस ग्राम में कौन सी दिशा में किसको रहना है ये बताया गया है। सर मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि हम किसी का भी घर अगर रेक्टिफाई करते हैं या प्लानिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके पहले कांकड़ी विचार की कितनी महत्वता है? 10%, 50% या शुरू कांकड़ी विचार से करें? काकणी विचार से क्या करना है, आपको घर कौन से शहर में या कौन सी दिशा में लेना है, ये अगर आप निर्णय उसके आधार पर कर सकते हैं तो ही विचार करना है। शास्त्र का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना है कि घर ले लिया अभी विचार करके देखिए। ठीक है, अगर आपको जो भी रूल शास्त्र बता रहा है उसको फॉलो करना है तभी उसको रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, तो प्लॉट सिलेक्शन से पहले आप काकणी विचार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थोड़ा सा इसमें मेरा जो व्यक्तिगत मत है कि जैसे एक LIG मीडियम इनकम ग्रुप, एक है HIG हायर इनकम ग्रुप, एक है MIG, ये तो इनकम के अकॉर्डिंग आधुनिक समय में क्लासिफिकेशन की। सामान्य रूप से हमारा जो व्यक्तिगत मत है कि जो कॉलोनी अपने बजट में हो, नंबर 1, जहां समान मानसिकता वाले लोग या वर्ग वाले या वर्ण वाले लोग रहते हों, और जो कॉलोनी वास्तु के अनुसार बनी हो, कम से कम जिसके जो रोड है वो प्रिंसिपल डायरेक्शन में है, उसको प्रेफरेंस देना है। अगले सवाल का स्वागत। हेलो, पूछिए। सर जय गुरुदेव। सर अगर खेतों में घर बनाते हैं तो उसके लिए वास्तु प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं? मतलब एक बार मैंने कहीं सुना था कि खेत में अगर बनाते भवन तो उसके लिए कोई वास्तु का विज्ञान अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ पर भवन बनाते हैं? तो खेत में, खेती में। देखो जी, पहले तो हमने वास्तु का स्कोप बताया, बहुत बड़ा। उसमें भूमि है, भवन है, संघ है, पदार्थ है, मटेरियल है, चुनाई विधि है, दिशा है, ओरिएंटेशन है, बहुत 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 बड़ा विषय है। मोटे तौर पे ये समझो कि जैसे खेत में घर बना, तो अपन यदि खेत में बना रहे हैं तो खेत बड़ा है, यानी क्षेत्र बड़ा है। दूसरा, अपने पास फ्रीडम है कि अपन वेंटिलेशन, प्रकाश, ऊर्जा, इन सबका ध्यान रखें। कहने का तात्पर्य यही है कि वेल वेंटिलेटेड हो। जो अभी अपन नियम देखे कि मर्म वगैरह आहत ना हो, द्वार शुभ स्थिति में ले लो, वो तो कहीं भी बना, इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए। वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए, ओरिएंटेशन का ध्यान रखना चाहिए, पदार्थ का ध्यान रखना चाहिए, निश्चित रूप से रखना चाहिए। शास्त्र में जैसे विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में बताया कि जो घर 11 हस्त यानी मोटे तौर पे मान लो 22 फुट से कम चौड़ा है,
और 32 हस्त यानी 64 फीट से अधिक बड़ा है, उसमें आयादी का विचार नहीं कर, ऐसा शब्द आया। वास्तु का विचार नहीं करना है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है सोचने समझ। वास्तु का विचार तो सभी जगह। अगले सवाल का स्वागत। 5-7 मिनट में जो सवाल हो, बिल्कुल ये किसी का, सुतार जी का सवाल है कि चारों दिशाओं में और चारों कोण में स्पेयर्स हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। मानसार ग्रंथ के अध्याय 36 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है। अभी क्या है, वास्तु में हमने बड़े डरते डरते प्लानिंग पढ़ाना शुरू किया है, बहुत संकोच के साथ, और उसी क्रम में धीरे धीरे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्टेयर्स कहाँ न हो। तो कहा कि भाई देखो, मर्म स्थान पे स्टेयर्स न हो, कहाँ हो, तो ये कहा कि भाई जहां आपका वो प्रवेश द्वार हो, मुख्य दिशा जहां से एंट्रेंस आ रहा है वो प्लॉट का, तो बिल्टअप में भी एंट्रेंस उसी के आसपास ले, क्योंकि मानसार ग्रंथ के 36वें अध्याय में चारों दिशाओं में चारों कोण में वो शास्त्र में विधान दिया है। अभी इसको मैं इस उद्बोधन में विस्तार नहीं दूंगा कि वो ईशान्य बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना, क्योंकि वो एक लंबी लिस्ट लोगों के पास है जहां वो स्टेयर्स में चढ़ाव था तो दिक्कत हुई है ना। अब जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि ये मेरे हाथ में कुछ है ना, कोई एक पीस है तो दूसरी से कोई चीज मिली नहीं है ना, तो मेरे हाथ में ये एक पीस है, तो ये क्या है, तो यदि आपको ये दिख रहा है, यदि ये आपको दिख रहा है तो आप कहोगे साहब एक रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है। फिर जिसको और ज्यादा स्पष्ट दिख रहा है वो कहेगा कोई मेटल का पीस है। फिर जिसको और ज्यादा क्लैरिटी से दिख रहा है तो वो कहेगा साहब इसमें 2 होल हैं, 2 छिद्र। और जब हम पूछेंगे कि ये किस काम में आएगा तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार आप बताएंगे कि साहब ये इस काम में आता है। अब हमको एक खास बात कहना है। क्या बात कहना है, अभी तो यहाँ मैं लिखा नहीं रहा हूं। जैसे हमने लिखा अल्फा, अल्फा लिखा, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, ओमेगा, पाई, ये लिखा मान लो। और फिर किसी से पूछें तो जिसको अंदर ज्ञान है वो कहेगा कि देखो ये रोमन स्क्रिप्ट के वर्ड्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, पाई, ओमेगा एक्सेट्रा। और जिसको नहीं है वो कुछ र बताएगा, बी बताएगा, ऐसा कुछ बताएगा। तात्पर्य क्या है, जो हाईलाइट करना है हमको 1-2 मिनट इस विषय को लेंगे कि हमें वास्तु में उतने ही दोष दिखते हैं जितने पता है। आई रिपीट, हमें बाहर जगत उतना ही दिखता है जितना पता है। जैसे जिसको ये पता है कि ये कोई JBL है और ये ब्लूटूथ का काम करता है, तो उसको ये पता है कि JBL कोई कंपनी है, उसका ये ब्लूटूथ। ठीक इसी तरह वास्तु में पहले अपने को 4 दिशा पता थी, 8 दिशा पता थी, तो 4 और 8 दिशा के हिसाब से वर्षों तक कार्य चला। एक ऐसा भी समय था जब ईशान कोण का दरवाजा बहुत शुभ बताया जाता था, वो समय था। अब ईशान मतलब अग्नि भय, मानसार में, महिमत में, सम्रांगण में, विश्वकर्मा प्रकाश में, सब ग्रंथों में। तात्पर्य कहने का क्या है कि हमें उतने ही वास्तु दोष दिखते हैं जितने पता है। जो हमें पता नहीं है वो वास्तु दोष दिखते भी नहीं। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, विशेष रूप से जब हम सम्रांगण, सूत्रधार, विश्वकर्मा प्रकाश आदि ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो हमें अनेक वास्तु दोष का भी पता चलेगा, उनके दुष्परिणाम का भी पता चलेगा। इसी प्रकार जब हम प्लानिंग से रिलेटेड स्टडी करेंगे शास्त्र में, तो हमें ये मालूम होगा कि चारों दिशाओं में, चारों कोण में जैसी प्लॉट का फेसिंग है, ओरिएंटेशन है, हम घर बनवा सकते हैं, प्लॉट बना सकते हैं, आई मीन स्टेयर्स बनवा सकते हैं। जी
1-2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा ताकि वो कंक्लूड करने का प्रॉपर उनको। सर एक मेरा क्वेश्चन है सर। जी। जय गुरुदेव सर। ये श्वेता जी ने अभी बताया कि हमें जो डक्ट है, जो सी कट है या डक्ट है, वो नॉर्थ या ईस्ट में देना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम जब वास्तु में प्लानिंग करते हैं तो टॉयलेट्स मोस्टली साउथ और वेस्ट में जाते हैं, तब ड्रेनेज का जो पाइप उतारना है वो हमें वही डक्ट देना पड़ता है सर। तो साउथ और वेस्ट का डक्ट क्या प्रॉब्लम देता है भवन में सर, थोड़ा बताइए। तो ये सब तो विद्वानों का विषय है, आप लोगों का उसका अध्ययन कर लेना। मैं श्वेता जी के सवाल जवाब पे अभी कमेंट नहीं करूंगा, अपना मत रखूंगा, अपना मत, अपना ओपिनियन रखूंगा। क्या रमन भाई? जी जी सर जी। देखो, कोई सा भी फेसिंग घर है और चारों तरफ से MOS है, मार्जिनल ओपन स्पेस है। अभी ड्राइंग पे बना के नहीं बता रहा, आप तो इंजीनियर हैं, आप सब समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। मान लो नॉर्थ में हमने कमरे बना दिए, नॉर्थ फेसिंग है, 2 कमरे नॉर्थ में बता दिए, 2 कमरे हमने ईस्ट में बना दिए, 2 कमरे हमने साउथ में बना दिए, 2 कमरे हमने वेस्ट में। ठीक है, ये एक कमरा ही बनाया। तो जो कमरा साउथ में है ना, मान लो साउथ वेस्ट का जो कमरा है, ये 1-to-1 रिप्लाई है, इसका मैं प्रति उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो जो साउथ वेस्ट का कमरा है उसकी जो विंडो बनेगी वो वेस्ट में और साउथ में बनेगी। इस बात से आप समझते व्यक्तिगत रूप से जी, है ना। तो मैंने सबका जवाब पहले दे दिया, सुविधा यानी बात। दूसरा जवाब तो सार रूप में ऐसे समझे कि किसी का दम घुट रहा है, सफोकेशन है ना जी। तो सफोकेशन है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, प्राणवायु चाहिए। उसको दूसरे तरीके से देख लें, 1-2 मिनट लग जाएंगे, 51 हुआ है। ऐसे देखें कि रोज नहाना चाहिए कि कभी कभी नहाना चाहिए? रोज नहाना चाहिए सर, बिल्कुल। अच्छा, सुबह नहाना चाहिए कि दोपहर बाद नहाना चाहिए? नहीं सर, सुबह भी नहाना चाहिए और शाम को भी नहाना चाहिए, अगर अवेलेबल है सब कुछ। कम से कम सुबह तो नहाना ही चाहिए। नहाना चाहिए, बिल्कुल, यस। फिर उसके बाद अपने यहाँ बहते हुए पानी में स्नान शुभ बताया, कंपेरेटिव जी। के बाद शुभ नदियों में स्नान करना, गंगा है, गोदावरी है, कावेरी है, उसका शुभ बताया। उसके बाद संगम का शुभ बताया और सर्वश्रेष्ठ समय बताया ब्रह्म मुहूर्त का स्नान के लिए, ब्रह्म के आसपास। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में संगम पर स्नान करना चाहिए जी। तो शास्त्र एक आइडियल कंडीशन भी बताता है, उससे छोटी भी बताता है, उससे छोटी भी बताता है, उससे छोटी भी बताता है, पर स्नान रोज करना चाहिए, है ना जी। तो ऑक्सीजन आना चाहिए और यदि उत्तर पूर्व की आ जाए तो बहुत अच्छा है जी। लगभग थैंक यू वेरी मच सर। लगभग अपनी वाणी को नाम देने वाला हूँ। जो चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है सर, मैं पढ़ दूं? प्लीज। विद्या जी ने पूछा है, ईशान कोण में शौचालय है जो वास्तु दोष है, उसका क्या उपाय हो सकता है? मैंने अभी थोड़ा सा हिंट दी। अभी मगेरवार जी भी इसमें शायद बैठे हुए हैं, अभिजीत जी और अविनाश जी पहले थे, अभी शायद गए ना हो। तो मगेरवार जी ने, जो सर मगेरवार सर हैं, उन्होंने कई बार इस विषयों का जवाब कई प्लेटफॉर्म पे दिया है। अभी क्योंकि मैंने बताया कि प्लानिंग अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया, क्योंकि अभी जो उसको मैं रफ लैंग्वेज में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं कहता हूँ, मैं तो 1-to-1 पढ़ाता हूँ कि अभी हाजमा बिगड़ा हुआ है, वो डाइजेस्ट करने में दिक्कत आए। और उसके हम ये कहते हैं कि मैमत ग्रंथ अध्याय 29 श्लोक 119, उसमें जब अपन देखेंगे तो जो साउथ फेसिंग घर है, वेस्ट फेसिंग घर है, यानी जब बैक साइड चला जाता है ईशान कोण, जब ईशान कोण घर के पीछे की ओर चला जाता है, किस घर में? जो घर दक्षिण मुखी है या पश्चिम मुखी, उसमें जो नॉर्थ ईस्ट है वो रियर साइड में है, बैक साइड में। तो वहां की बारे में शास्त्र ने दिया है, उसके लिए थोड़ा सा शास्त्र को ही रेफर करना ज्यादा उचित रहेगा, है ना। इसका मतलब है कि वहां दिया है, वो कहाँ किस फेसिंग में बना है। यदि वो फ्रंट है, नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, तो निश्चित रूप से अशुभ है। घर में एकदम एंट्रेंस पर शौचालय नहीं है।
इम्पॉर्टंट आहे. Pardon? अरे Hello? ते आपल्याबद्दलच बोलत आहेत अभिजित. अविनेश बोल तू पण, काय क्वेश्चन है? और एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, क्या मैं पढ़ूं? जी हाँ, धन्यवाद। शिखा जी का एक क्वेश्चन है, जैसे अपार्टमेंट में फ्लैट सिस्टम में हमारे पास कोई क्लाइंट आ जाते तो हम ईशान कोण में टॉयलेट होगा, जैसे अभी एक आपने सवाल दिया, वहां से हम रिमूव करने के लिए बोल देते हैं, वो क्लाइंट भी मान भी जाता है, लेकिन ऊपर नीचे उसी अपार्टमेंट में ईशान कोण में ही ऊपर नीचे टॉयलेट्स या शौचालय है, तो हमारे फ्लैट में क्या उसका इम्पैक्ट होता है, नहीं होता है, ऐसा उनका सवाल है। धीरे 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 जैसे जैसे वास्तु की यात्रा बढ़ती जाएगी, ये सब सवालों के जवाब मिलेंगे, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। उत्तर दूंगा, बाकी है 2 मिनट में दूंगा। पहले किसी भी सवाल को जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे अभी अपनी मीटिंग चल रही है, इसमें भी 100, 50, 200 जो भी व्यक्ति हैं, यदि ये सब बैठे होते एक हॉल में तो सब एक दूसरे को अफेक्ट करते। अभी कोरोना हुआ, सब प्रभावित हैं। होली मनेगी नहीं मनेगी, कुछ चल रहा है, सब प्रभावित हैं। तो सारी ऊर्जाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है, नंबर 1। लेकिन जैसे बच्चा बच्ची का जब चयन करते हैं विवाह के लिए, तो एक लंबी लिस्ट लेती है, या एग्जाम में समझ लो, कोई एग्जाम में प्रश्न पत्र आया 100 नंबर का, तो 100 नंबर का प्रश्न पत्र आया, क्वेश्चन पेपर आया, तो उसमें मान लो 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप, तो कंपलसरी, उसमें 10 सवाल के जवाब। बाकी 9 क्वेश्चन जो हैं उसमें ऑप्शन अवेलेबल, और सबकी मार्किंग। फर्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, दूसरा 10 का, तीसरा 10 का, एंड सो ऑन। और पासिंग मार्क्स मान लो दे दिए, मान लो 50%। ठीक इसी तरह वास्तु में अपने को गुण दोष का अध्ययन करना है कि वेंटिलेशन है कि नहीं है, ओरिएंटेशन प्रॉपर है क्या, अप्रोच प्रॉपर है क्या, आसपास की कम्युनिटी लोकेलिटी प्रॉपर है क्या, वो सबको अपने को एक वेटेज देना पड़ेगा, सबकी मार्किंग करना पड़ेगा। और फिर देखा कि मान लो ये 70%, 80% अपने को ठीक ठाक लग रहा है, कम्युनिटी प्रॉपर है, सिक्योरिटी प्रॉपर है, कॉलोनी वेल सिक्योर्ड है, वेल वेंटिलेटेड घर बने हुए हैं, ओरिएंटेशन प्रॉपर है, फ्लोरिंग प्रॉपर है, कलर स्कीम प्रॉपर है, और जाने पर अच्छा लगता है, तो कई बार हम उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो इन शॉर्ट प्रभावित होते हैं, हाँ होते हैं जी। तो अभी इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वास्तु स्पंदन की पूरी टीम ने बहुत उपकार किया, सहयोग दिया, सबका बहुत बहुत आभार। मैंने सबको सुना भी 2 दिन और बहुत अच्छा लगा। और इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर, थैंक यू, धन्यवाद। आप भी आए और बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। क्वेश्चन के जवाब भी एकदम सही तरीके से दिए गए, क्योंकि क्या होता है कि हर एक फॉर्मूल रूल्स जो है वो अपने अपने लेवल पे सही रहता है। जब नॉर्थ वेस्ट में भी बेडरूम रहेगा तो नॉर्थ में विंडो टॉयलेट आएगा तो वहां पर डक देना पड़ेगा। साउथ और वेस्ट में जब बेडरूम है तो साउथ और वेस्ट के सेंटर में टॉयलेट्स आएंगे तो वहां पर डक देना पड़ेगा। जब ऐसी नौबत आ जाती है कि नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम देना है या ज्यादा बेडरूम वाला फ्लैट है या भवन बनाना है, तो ऐसे समय पे नॉर्थ और वेस्ट में नॉर्थ और ईस्ट में टॉयलेट्स आते हैं, तो वहां पर डक आप दे सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी बहाने से आपको नॉर्थ और ईस्ट का लाइट घर में लाना है, चाहे वो डक में से हो, चाहे विंडो में से हो, बालकनी में से हो, डोर में से हो, नहीं तो वेंटिलेशन और प्रच्छादन भी कहा है। नॉर्थ और ईस्ट में तो प्रच्छादन बहुत अच्छा रहता ही है। तो इस प्रकार से आप उसको दे सकते हैं, एकदम वर्ड टू वर्ड उनका नहीं लेना कि यहाँ पर डक तो साउथ और वेस्ट में ही चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट में कैसे लाएंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते। और उनका कहने का जो नोट करने का जो एक मूड था वो वहां पर बेडरूम है इसीलिए था। तो इस प्रकार से वास्तु के रूल्स जो है वो आर्किटेक्ट के लिए बहुत सुलभ है, सहज है, सुविधाजनक है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि केवल साउथ ईस्ट में ही किचन चाहिए। तो जब साउथ और ईस्ट में रोड होते हैं तो मुसीबत हो जाती है, एकदम फ्रंट में भी किचन नहीं चाहिए, दूसरा भी रूल है।
एकदम घर के एंट्रेंस में किचन नहीं चाहिए। तो आपको सभी रूल एक साथ फॉलो करने हैं और उसमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपको ढूंढना है, निकालना है। तो इस प्रकार से वास्तुशास्त्र की पढ़ाई करनी है। और जब जैसे शिव जी बोलते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी पढ़ाई हो जाएगी, आप उसमें प्रगल्भ बन जाएंगे और खुद ही आपको एक इंट्यूशन भी आएगा, इंट्यूशन से भी बेस्ट ऑप्शन वहां पर आपको दिखाई देगा। तो थैंक यू, धन्यवाद शिव जी। कल भी आप ज्वाइन रहिए और अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम कल भी पूछेंगे, ठीक है? तो कल के लिए सेम लिंक रहेगी, दूसरी लिंक तो हम भेजेंगे लेकिन सेम आईडी रहेगा, सेम पासकोड रहेगा। आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक का इंतजार नहीं करना है। और अभी मैं उदय जी को विनंती करता हूं कि शांति पाठ करके कार्यक्रम को आज विराम दें। उदय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उदय कुलकर्णी, उदय जी आहेत 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 आणि आवाज पण आहे. ठीक आहे. उदयजी सुरू करा. झालं. कुठे गेला उदय? नाही, आवाज काल सारखा झाला. उदयजींना समारोप नाही करायला आवडत वाटतं. काल सारखं शुरुआत करतो आणि उन्हें लगता है प्रोग्राम खत्म ही नहीं हो जाए, समारोप ही नहीं होना चाहिए. नहीं, अभी क्या करेंगे, उनका हर बार है ना, उनका लेक्चर रखेंगे और उसी में समारोप करेंगे. पसायदान खूप छान म्हणतात पण आता ते माहित नाही, शुक्राचा असतं चालू. 1-2 मिनिटं बोलू का? हा बोला ना सर. बोलिए. आता एवढ्या सेमिनारचं कन्क्लुजन जे वर्माजींनी सांगितलं आहे. हिंदी सर. वर्माजी आता जे इंदोरवरून बोलत होते, ते किती लोकांच्या लक्षात आलं की नाही आलं हे मला माहित नहीं. प्लीज हिंदी में सर, प्लीज हिंदी में. हिंदी में. लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कि एग्जाम में काफी क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से सभी क्वेश्चन आप थोड़ी सॉर्ट आउट करते, बट आप पास होते, 70% मार्क मिलते, 80% मार्क मिलते, 1-2 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं. बस ये बहुत बड़ा सार आज के कंक्लूजन का है. जो लोगों ने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसा लास्ट क्वेश्चन पूछा कि हमारे घर में, लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हमने निकाल दिया, ऊपर टॉयलेट है, नीचे टॉयलेट. अब सर जी ने क्या बोला है, आपने नहीं सुना, बहुत अच्छी तरह से बताया कि यदि आपके वास्तु के 15 फैक्टर्स है और 15 में से 12 फैक्टर्स आपके फुलफिल होते हैं, दैट मीन्स आपको सुविधा प्राप्त होती है. तो एक फैक्टर कोई भी मायने रखता नहीं. उन्होंने ये नहीं बोला कि ये गलत है, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये ठीक है, उन्होंने बोला कि यस ये प्रॉब्लमेटिक है. बट जब आपके 12 फैक्टर ओके है तो आपको सुविधा मिलती है, तो आपकी वास्तु अच्छी है. तो इस कहने का मतलब ये निकलता है कि अननेसेसरीली जो लोग बोलते हैं कि हम आपको ये टॉयलेट हटाने के लिए बोलते हैं, मेरे हिसाब से आपने इस लास्ट सेंटेंस का यूज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोला है. और यही बात मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी यही बात बोलता हूँ. देयर इज नॉट ए सिंगल फैक्टर, नो सिंगल फैक्टर विल ऑपरेट, नो सिंगल फैक्टर विल damage the vastu, no single factor will damage the astrology. It is the conclusion of number of factor which is the resultant force. Yes, 1-2 नंबर फैक्टर नेगेटिव रहेंगे, बट उसको तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं, या उसको बहुत बड़ा वेटेज देने की जरूरत है. जैसे मैंने सुना काफी लोगों को, उन्होंने काफी ये बोला कि नॉर्थ ईस्ट में जो था हमने हटाने की बोली, ये नहीं, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि इस वास्तु में सबसे ज्यादा फैक्टर पॉजिटिव है, सुविधा है, ये कभी नहीं बोला.
So don't hamper on one negative factor. ये तो सर ने जो बोला है बहुत बड़ा ज्ञान बोला है। छोटी चीज बहुत बड़ी होती है, छोटी छोटी चीजें में बहुत अर्थ होता है। तो ये सर का जो लास्ट सेंटेंस था ये आज के कंक्लूजन का बहुत बड़ा सेंटेंस है। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, अगर 2 मिनट मुझे अगर खाली परवानगी अगर मिलती है, इजाजत मिलती है आपकी तो बोलिए बोलिए। तो इंग्लिश सर, आपने जो बताया वही बात हमने आश्रम में सीखी है नरेंद्र सर जी से। क्या अभी एक बात तो यह है कि आपका इंट्यूशन भी काम करता है बराबर, और दूसरी बात ऐसी कि आपसे ही हमने ये सीखा है, क्या आप अगर प्राणायाम करते हो, साधना करते हो, तो आपका उस समय पे जो वास्तु में आप जाते हो, जो एस्ट्रो में देखते हो, वहीं पर आपको उसका जवाब भी मिल जाता है बराबर। Correct. और दूसरी बात तो सर ऐसी मैं कहूंगा कि अभी जो उन्होंने बताया बहुत सही बताया, लेकिन यही बात हमने ये भी सीखी है वास्तु कोर्स में, जब बेंगलोर में सीखा उमरीकर सर जी से, कि आप किसी वास्तु में जाते हो तो उसकी धन ऊर्जा कितनी है, ऋण ऊर्जा कितनी है वो देखो बराबर। और ऋण ऊर्जा में अगर एक कोई गलती है वास्तु में, लेकिन बाकी की सब चीजें अगर धन ऊर्जा की तरफ बढ़ती है तो उस ऋण ऊर्जा के पॉइंट को आप अनदेखा कर सकते हो। यही गुरुजी ने बोला है, यही गुरुजी ने एक सेंटेंस में बोला है, जो कुछ गुरुजी का सेंटेंस में हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपके हॉरोस्कोप में या आपके जिंदगी में जो निगेटिविटी 10%, 20% और रहेगी, आप 80% जो पॉजिटिविटी है उसका यूज करो, ये गुरुजी हमेशा बोलते हैं। उसको वही हम जो बोलते हैं कि धन ऊर्जा और ऋण ऊर्जा, तो जो है जो कमी है वो कमी के ऊपर छोड़ दो। अगर 10 गुण में से 2 गुण में कमी है, लेकिन 8 गुण आपके बढ़ोतरी की तरफ जाते हैं, तो उसको फॉलो करके वास्तु फाइनल कर लो। करेक्ट, सही जवाब। आप उसको फाइनल, आप उसको कर लो, ठीक तरीके से उसको तय कर लो। उसका आपके इसमें कोई भी, जिसे कहते हैं कि नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं महसूस होगा, शायद होगा भी वो नकारात्मक प्रभाव, लेकिन वो उसका जिससे परिणाम आप पर नहीं होगा। सही बात। ये मैंने सीखा है आश्रम में नरेंद्र सर जी से, मुझे ये ऐसा लग रहा था आप वही बोले, और वो जो अभी सर ने भी बात किया तो वही बात किया था, ऐसा मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बराबर, सही बात, सही बात है। ठीक, शुक्रिया सर, शुक्रिया आप सबों का। सभी रूल पहले कोई भी शास्त्र है सिद्धांतों पर आधारित होता है। सिद्धांत सीख लो, समझ लो, और वो सिद्धांत कैसे कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो आपको देखना है, और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकालना है। कोई एक चीज को पकड़ के बैठोगे तो आप डिजाइन ही नहीं कर पाओगे। करेक्ट। आपको सभी रूल सीखना है, और समय समय पर रूल बदल जाते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आते हैं। आपको सभी देखते हुए, सभी संभलते हुए बेस्ट पॉसिबल जो है, कभी कभी घर में फैमिली मेंबर्स को देख के करना होता है। कभी कहाँ पर लेडीज ज्यादा होती है, कहीं जेंट्स ज्यादा होते हैं, कहीं पर सीनियर सिटीजन ज्यादा होते हैं, कहीं पर बच्चे ज्यादा होते हैं। तो ये सब देखते हुए आपको जो है वो रूम का लोकेशन, रूम का डिजाइन, वो सब करना है। जी, बहुत शुक्रिया आयोजक का, मुझे आपने बोलने के लिए मौका दिया। शुक्रिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उदय जी रेडी? आवाज येतोय? हाँ, आवाज येतोय माझा? हाँ येतोय। आवाज येतोय? यस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उदयजी आवाज नाही येत आहे. गेला आता. उदय का मौन दुरावता आहे का तुझं? माहित नाही, साऊंड आला आता. हाँ, आता येतोय? हाँ येतो आता. काही डिस्टर्ब न करू तू, आता काम होऊ दे. बहुत बढ़िया। कल जैसा जुगनू सर का हमारा व्याख्यान रहा, वैसे आज भी हमारे गुरुजी शिव प्रसाद वर्मा जी ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को वास्तुशास्त्र के बारे में अच्छा ज्ञान दिया। उसी के साथ हमारे संतोष जगदाली साहब से लेके सभी केजरीवाल मैडम तक सबने अच्छा वास्तुशास्त्र के ऊपर एक्सप्लेन किया है। आप सबका धन्यवाद, अभिनंदन। शांति मंत्र से हम आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। हरि ओम। देवो शांतिरंतरिक्षगो शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति,
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरुभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु वास्तु पुरुषार्पणमस्तु। धन्यवाद। जय गुरुदेव। 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 कल सेम लिंक रहेगा, लिंक सेम ही रहेगा और भेजा भी जाएगा, तो सही समय पर आ जाइए। एक कल जो लेक्चर्स होंगे उसमें एक वास्तु का लेक्चर आज का जो वीरेंद्र पाटिल जी का रहेगा है वो कल होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा लेक्चर है, टाउन प्लानिंग पे है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन उन्होंने किया है। तो कल शुरुआत में हम थोड़ा चेंज करेंगे, तो एक वास्तु का लेक्चर रखेंगे, उसके बाद फिर एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। एस्ट्रो में 3 लेक्चर है और इंग्लिश सर का मार्गदर्शन मिलेगा। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू सर। वीरेंद्र सर, बेस्ट ऑफ लक उद्यासाठी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। जय गुरुदेव। कैसे हैं दिनेश जी? थैंक यू सर। थैंक यू उदया। थैंक यू सर। थैंक यू। कल भी आना है। थैंक यू सर। कल होली है, छुट्टी है। जय गुरुदेव। अच्छा मौका है ना।